हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। देखो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं कुछ दिन आप लोगों को वीडियोस नहीं बना पाई आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी। तो आज से हम दोबारा अपने रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो आज आपका टॉपिक है क्लास 12th का जो विलियन चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें आपका टॉपिक जो था हेनरी वाला, जो आपका द्रव्य विलयन के अंदर द्रव के अंदर जो गैस द्रव्य विलायक और जो आपका गैस विलय है उसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब सेकंड हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयन के बारे में, राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। और राउल्ट का नियम जो है उसमें हमारा जो द्रव्य विलयन है उसमें हमारा द्रव ही तो विलय है और द्रव ही हमारा क्या है, विलायक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब की अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में, किसकी साम्यावस्था में, द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई द्रव है, ये मान लो आपका द्रव फर्स्ट है, इसको मैं नाम देती हूँ द्रव फर्स्ट। और एक और द्रव ले लेती हूँ मैं, इसे मैं नाम दे दूंगी द्रव सेकंड। इसको मैंने कवर कर रखा है, इस तरीके से ढक रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका द्रव है, ये आपका द्रव फर्स्ट है और ये आपका द्रव सेकंड है, ठीक है। तो इसको समझना कि जिस आपका जैसे मान लो ये द्रव है, ठीक है, जैसे इस द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाएगा, वाष्प के द्वारा जैसे दाब लगाया जाएगा ना, तो ये जो आपका द्रव है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा। और ये वाष्प जो है वो कहाँ जम जाएंगी, जो आपने ढक्कन लगाया है उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर। देखो आप लोग प्रैक्टिकली देखते हो, जैसे हम किसी पात्र में पानी उबालते हैं, ठीक है, उबालने देते हैं, अगर हम पात्र को नहीं ढकते, अगर कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखते उसके ऊपर, तो जो सारा पानी है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, यानी सारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर उसी पात्र को आपने अच्छे से ढक रखा हो और उसको आपने उबालने दिया हो, तो उस टाइम आप क्या देखते हो कि जो आपका द्रव है एक फिक्स टेम्परेचर पर उबलना शुरू करता है, और जो आपका द्रव है वो सारा का सारा किस में चेंज होता है, वाष्प पे चेंज होता है। लेकिन ढक्कन बंद होने के कारण वो सारा का सारा जो वाष्प है वो बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि जो ढक्कन का सरफेस है, जो सतह है, उसकी सतह पर इस तरीके से एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अगर ढक्कन लगाओगे तो ये जो द्रव है वो आपका वाष्प बनेगा और फिर ये वाष्प दोबारा जो है जल की बूंदों के रूप में वापस आपका द्रव बन जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस टाइम में ये बोल सकती हूँ, ये वो सिचुएशन है जिस टाइम आपका द्रव और जो आपका वाष्प है दोनों साम्यावस्था में है, ठीक है। यानी जो आपका द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और जो वाष्प है वो दोबारा द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ये है आपका वाष्प दाब, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरीके से लिख दोगे, वाष्प गरम करोगे, इसको ऐसे लिख देना आप सीधे, वाष्प साम्यावस्था का निशान, और ये क्या बन जाएगा आपका द्रव, ठीक है। वाष्प को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, द्रव, द्रव को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प। तो वाष्प व द्रव की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब आपका वाष्प दाब कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो अगर अपने बात करते हैं, माना ये हमारा द्रव फर्स्ट है और ये हमारा द्रव सेकंड है, तो इस टाइम जो वाष्प के द्वारा दाब लगेगा, यानी जो आपकी ये कण एकत्रित होंगे वो सारे के सारे द्रव फर्स्ट की होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब, इसको अपने लिखेंगे P1 नॉट। P तो बता रहा है प्रेशर को, 1 बता रहा है फर्स्ट के लिए, और नॉट जो है उसकी शुद्ध अवस्था को बता रहा है, ठीक है। अगर अपने बात करेंगे द्रव सेकंड का वाष्प दाब, अपने बात करेंगे द्रव सेकंड का वाष्प दाब, द्रव सेकंड के वाष्प दाब की बात करें तो यहाँ पर भी जो इसके सतह पर दाब लगेगा, दाब लगने के कारण जो द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा वही इसका वाष्प दाब होगा।
तो द्रव सेकंड का वाष्प दाब जो होगा उसे अपने लिखेंगे P2 नॉट। क्लियर बात। यहाँ पे जो हम P1 नॉट P2 नॉट लेके चल रहे हैं ना, ये नॉट जो है ना इसकी शुद्ध अवस्था को बता रहा है। अब समझो कि मानो मैंने द्रव फर्स्ट और द्रव सेकंड दोनों को मिक्स कर दिया इस तरीके से। अब इसमें क्या है आपका द्रव फर्स्ट प्लस द्रव सेकंड, दोनों ही अगर इसमें है तो अब जो दाब लगेगा वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर और जो वाष्प के कण बनेंगे, अब आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये जो वाष्प के कण बन रहे हैं वो आपके द्रव फर्स्ट के बन रहे हैं द्रव सेकंड के, क्योंकि दोनों अब अच्छे से क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। पर फिर भी वाष्प दाब तो लगेगा ना। देखो ये क्या है, अब देखो मैंने आपको पीछे समझाया था कि द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब P1 नॉट था और द्रव सेकंड का वाष्प दाब P2 नॉट था। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने जो मेरा द्रव फर्स्ट था और जो द्रव सेकंड था दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद अब ये क्या बन चुका है, आपका सॉल्यूशन बन चुका है, यानी आपका विलयन बन चुका है। विलय विलायक को मिलाएंगे तो विलयन बन गया। अब उसके बाद आपको पता है कि जैसे आप इसको गर्म करते हो तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, ये आपके द्रव की सतह है, इस पर दाब लगेगा। जैसे इस पे दाब लगेगा ये सारे के सारे जो द्रव है वो सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, वाष्पित होने लग जाएंगे। ढक्कन होने के कारण ये सारे के सारे जो वाष्प के कण है वो इसकी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो वाष्प के कण हैं, क्या हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये द्रव फर्स्ट के बन रहे हैं द्रव सेकंड के बन रहे हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कण बन रहे हैं ना वो दोनों के मिलाकर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब होगा उसे हम क्या बोलेंगे, P1, और द्रव सेकंड का जो वाष्प दाब होगा इसे हम बोलेंगे P2। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका द्रव फर्स्ट शुद्ध अवस्था में है ना ही आपका द्रव सेकंड शुद्ध अवस्था में है। तो शुद्ध अवस्था के लिए तो हम क्या यूज कर रहे थे, P1 नॉट, और 2 के लिए P2 नॉट। लेकिन यहाँ पर अब दोनों क्या है, मिक्स हो चुके हैं, तो दोनों में से कोई भी अलग से शुद्ध अवस्था में आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पहले का वाष्प दाब P1 है और दूसरे का वाष्प दाब P2 है। ठीक है, अब अगर अपने बात करते हैं कि जो आपका द्रव है फर्स्ट, उस द्रव फर्स्ट का जो मोल अंश है, माना द्रव फर्स्ट का मोल अंश, पीछे मैंने आपको बताया था कि जो मोल अंश होता है उसे अपने एक्स से शो करते हैं। तो अगर अपने द्रव फर्स्ट की बात करेंगे तो इसका मोल अंश क्या हो जाएगा, x1, और अगर अपने बात करें माना द्रव सेकंड का मोल अंश इजिकल्स टू आपका क्या हो जाएगा, x2। ये जो मैंने बातें भी आपको बताई है ये सारी बेसिक बातें हैं। अब इसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी भी द्रव्य विलयन की बात करें, द्रव्य विलयन वो विलयन लेके चलना है अब हमको जिसमें द्रव ही हमारा विलय है और द्रव ही हमारा विलायक है। ठीक है, तो जब किसी भी द्रव्य विलयन की बात करते हैं तो द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो हमने पीछे हेनरी का नियम था सेम वही चीज है, बट वहां पर हमारा जो विलय था वो गैस था और यहाँ पर जो हमारा विलय है वो द्रव है। क्लियर बात, तो इसमें भी हमारा वही चीज है कि जो आपके द्रव का आंशिक दाब होगा वो विलायक के मोल अंश के जो विलय का वाष्प दाब है या उसके मोल अंश के समानुपाती है, आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर फॉर्मूले के हिसाब से, अब डेफिनेशन के हिसाब से अपने देखें तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, P समानुपाती X। क्लियर बात, यानी जो भी आपका वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, विलयन के मोल अंश के समानुपाती होगा। ये तो बन गया आपका यहाँ पर सूत्र। अब अपने बात करते हैं कि जैसे माना दो द्रव ले लिया आपने, फर्स्ट द्रव जो ले लिया और सेकंड द्रव से आपने विलयन बनाया है। जो फर्स्ट द्रव है उसका तो आंशिक दाब आप P1 लोगे, जो पीछे अभी समझाया था मैंने उसी की बात कर रही हूँ कि जैसे मान लो आपने दो द्रव ले लिया, एक आपने ले लिया द्रव फर्स्ट और एक आपने ले लिया द्रव सेकंड। जब दोनों द्रवों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका विलयन बन जाएगा। विलयन बनने के बाद जो आपका द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब होगा उसे अपने क्या लेंगे, P1, और जो द्रव सेकंड का वाष्प दाब होगा वो हो जाएगा आपका P2।
तो अगर अपने राउल के नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 समानुपाती x1 और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, P2 समानुपाती x2। क्लियर बात। आपको पता है कि हम जब भी समानुपाती का निशान या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक लगाते हैं। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, P1 = P1 नॉट x1, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट इसकी बात करें तो क्या बन जाएगा, P2 = P2 नॉट x2, ये भी बन गया। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में, तो विलयन के अंदर हमें जो दाब अलग अलग दिए हैं दोनों का क्या करना है, कुल दाब ज्ञात करना है। और कुल दाब कैसे ज्ञात करोगे, जब दोनों को जोड़ दोगे तभी कुल दाब आएगा। यानी आपको अब क्या करना है, P टोटल ज्ञात करना है। P टोटल अगर आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, P1 + P2। और आपने अभी ज्ञात किया है कि P1 क्या होता है, P1 नॉट x1, P2 क्या होता है, P2 नॉट x2। तो आपका P टोटल क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 + P2 नॉट x2, ये बन गया आपका राउल के नियम से फॉर्मूला। क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये विलयन के लिए फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे इस रेखीय फलन के बारे में। ठीक है, इस रेखीय फलन में क्या है आपको ध्यान में रखना है। देखो इस चीज को समझना, इस तरीके से एक आपको ग्राफ बनाना है। एक तरफ तो आपको लेके चलना है कि जब x1 का मान 0 होगा उस टाइम x2 का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम यानी यहाँ पे अपने 1 लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर x2 का मान 0 होगा वहां पर x1 का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो जहां पर आपका x2 का मान मैक्सिमम है, यानी जो आपका विलयन सेकंड है, मतलब विलयन के अंदर जो सेकंड है आपका, उसके अंदर x2 का मान अगर आपका मोल अंश सबसे ज्यादा होगा तो उस टाइम आपका वाष्प दाब भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जहाँ पे x2 आप 1 लेके चलोगे वहीं पर आपको P2 नॉट भी लेके चलना है। और दूसरी तरफ जहां पर आप x1 लेके चलोगे वहां पर आपका P1 नॉट लेके चलना है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ये आपका P2 नॉट है, जो P2 है वो किसके समानुपाती है, x2 के। ये वाला रेखा बताएगा आपको यहाँ पर। और दूसरी रेखा जो है वो आपका P1 नॉट है, वो P1 जो है वो समानुपाती है किसके, x1 के। ये इसके साथ आपको मिला देना है। और जो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा होगी वो होगी आपकी P टोटल = P1 + P2। यानी जो मैंने आपको अभी तक पीछे राउल के नियम में समझाया है ना, उसे इन्होंने ग्राफ के मद्देनजर, मतलब ग्राफ से आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपने बात करते हैं तो राउल का जो नियम है, राउल के नियम के अंदर हम 2 प्रकार के विलयन की बात करेंगे। 2 प्रकार के विलयन कौन कौन से हैं। पहला तो आ जाएगा आपका आदर्श विलयन और दूसरा आ जाएगा आपका अनादर्श विलयन। ठीक है, अगर अपने आदर्श और अनादर्श विलयन की तुलना करें तो आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल के नियम को फॉलो करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल के नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राउल के नियम को जो फॉलो करे, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ, राउल के नियम को फॉलो करने वाला, या अपने यूं लिख सकते हैं मानने वाला। और ये आपका क्या हो जाएगा, राउल के नियम को नया मानने वाला। अभी हमने राउल के नियम में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2। तो हमारा क्या था, ये आगे P टोटल = क्या था, P1 + P2, यही था हमारा। अब देखो यहाँ पर ना, इसको भी आगे भी ऐसे लिख देती हूँ, P1 = P1 नॉट x1, और ये आपका क्या था, P2 = P2 नॉट x2, और ये आपका क्या था, P1 नॉट x1 + P2 नॉट x2। ठीक है, ये तो मैंने सारे फॉर्मूले को खोल के लिख दिया है। लेकिन ये तो हो गया कि जो राउल के नियम को मानते हैं, क्योंकि अभी हमने राउल के नियम में यही पढ़ा पीछे। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होता है, जो राउल के नियम को नहीं मानते, यानी जो आपका P1 हो जाएगा वो नॉट = हो जाएगा P1 नॉट x1
P2 इज नॉट इजिकल्स टू P2 नॉट X2 और P टोटल इज नॉट इजिकल्स टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। क्लियर बात? तो ये तो है राउल के नियम को मानने वाले, ये है राउल के नियम को नहीं मानने वाले। दूसरी कंडीशन क्या है आदर्श विलयन की, कि जब हम कभी भी विलयन बनाते हैं तो विलयन बनाते वक्त आपको पता है, हम कभी भी कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि ऊष्मा में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, या तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है या फिर वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। ये मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से। लेकिन जो राउल का नियम है, जो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन कहता है कि जब हम दो द्रव्य विलय और द्रव्य विलायक को आपस में विलयित करते हैं, यानी जब हम द्रव्य विलयन बनाते हैं तो उस टाइम जो हमारा डेल H होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है विलयन बनाते वक्त किसी भी प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये बोलते हैं कि जब भी हम कभी भी विलयन बनाते हैं तो जब हम विलय और विलायक मिलाते हैं तो विलय विलायक मिलाने से आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, यानी आयतन में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अनादर्श विलयन जो है वो बिल्कुल इनके अपोजिट बोलते हैं। अनादर्श विलयन कहता है कि ऐसा नहीं होता, अगर हम विलयन बनाएंगे तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन जो होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, या तो आपके 0 से ज्यादा होगा या कम होगा, यानी डेल H का मान या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन में कहते हैं कि डेल V इजिकल्स टू नॉट इजिकल्स टू 0, यानी जब हम द्रव्य विलयन बनाते हैं तो उसमें जो हमारा आयतन परिवर्तन होता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता, यानी या तो आयतन का मान बढ़ जाएगा या फिर आयतन का मान कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे टॉपिक्स है वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक विचलन और एक होता है आपका ऋणात्मक विचलन। उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कल। तो यहाँ तक जो मैंने आपको वीडियो में जितना कुछ समझाया है मेरे हिसाब से सब अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। थैंक यू।